नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के गद्य खंड का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यहाँ पर भक्तन। और चैप्टर की लेखिका है महादेवी वर्मा जी। तो हमने देखा कि इस पाठ में हमने अभी तक चैप्टर को तो पढ़ लिया है और साथ ही हमने अपने इस पाठ को एक तरह से पूरे जितने भी इसके गद्यांश हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पाठ आपका परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसका जो गद्यांश है वो आपके एग्जाम में आता है और आपको फिर उसमें से दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है 5 से 6 नंबर का जो ये एक केवल प्रश्न आपका आता है चैप्टर से, तो आपको उसमें से आपको आंसर छांटने होते हैं, प्रश्नों के उत्तर छांटने होते हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे गद्यांश जो है डिस्कस कर लिए थे। अभी भी कुछ गद्यांश जो है यहाँ पर शेष है जिनको हमने डिस्कस करना है और उसके बाद हमने पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस करने हैं। तो देखिए चैप्टर तो अब मुझे लगता है क्योंकि लगातार हम इसको पिछले एक हफ्ते से यानी कि लगातार पूरा जो है हमारा हफ्ता इसमें निकल गया है, हमने काफी सारी चीजें इसमें पढ़ ली है, समझ ली है। तो मुझे लगता है काफी अच्छे से चैप्टर आप लोगों को समझ में आ चुका है कि चैप्टर क्या है। और अब आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न यदि एग्जाम में आता है तो उसमें कोई भी गलती नहीं करने वाले हैं और इसको अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन जो एक चीज जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि कोई भी गद्यांश चैप्टर से आ सकता है, तो वो हम यहाँ पर कर ले रहे हैं। जैसे हमने लास्ट सेशन में लगभग इससे जुड़े हुए 10 गद्यांश जो है किए थे और आप देख रहे हैं कि हर गद्यांश से हमने यहाँ पर 4 प्रश्न जो है लिए हैं, जो अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न है, यानी कि कितना हमें समझ आया एक हर एक गद्यांश से, हमें क्या कुछ चीजें समझ में आई, क्या कुछ चीजें हमने समझी। तो लास्ट सेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सारे गद्यांश जो है हम लगभग कर चुके थे, यानी कि 10 जो गद्यांश हैं वो हम कर चुके थे और आज हम आगे उसी से आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए इस तरह से हमने 11-10 तक तो हमने अच्छे से यहाँ पर कर लिए थे। अब देखिए जैसे इसमें भी कुछ चीजें मैंने आगे आपको क्लियर की है और कुछ चीजें हमने यहाँ पर छोड़ दी थी जो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप उनको घर पर पढ़ेंगे और खुद से उनसे कुछ प्रश्न बनाकर लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना आप खुद से करेंगे कुछ प्रश्न बनाकर लाएंगे, कुछ जो आपके डाउट्स होंगे, तो उसी से आपको क्या होगा, चैप्टर और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे भ्रमण की भी एक एकांत साथन भक्तन ही थी, भक्तन ही रही है। लेखिका बताती है कि जब भी वह टहलती थी, ठीक है ना, जब भी वो भ्रमण करती थी, कहीं जाती थी, घूमती थी, तो वो कहती है मेरे भक्तन की भी एकांत साथिन। एकांत साथिन यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा बातें उन दोनों के बीच में नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उनकी वो साथी रही, यानी कि जहां पर भी वो भ्रमण पर जाती थी, जहां पर भी वो जाती थी, तो उनकी एकांत साथिन जो है वो भक्तन ही थी। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही। और देखिए जैसे उन्होंने क्या कहा है, भ्रमण की, यानी कि जहां जहां उन्होंने भ्रमण किया, जहां जहां उन्होंने घूमा, उसकी भी एकांत साथिन। एकांत साथिन यानी कि वहां पर भी वो मेरे साथ थी, लेकिन वो किसी भी तरह का डिस्टरबेंस मुझे नहीं करती थी, यानी कि मुझे एकांत देती थी। और कहती है कि बद्री केदार, बद्री केदार यानी कि बद्रीनाथ और केदारनाथ, ठीक है ना, बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे हट करके वो मेरे साथ आगे चलती थी और गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे लिए पीछे रहना नहीं भूलती थी। यानी कि जहां पर जो तंग पहाड़ी रास्ते से जहां पर रास्ता दिखाना था, चलना दिखाना था, तो वहां पर वो हमेशा मेरे आगे रहती थी। और जो गांव की धूल भरी पगडंडी थी वहां पर वो हमेशा लेखिका के पीछे रहती थी और किसी भी समय कहीं भी मेरे लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तन को छाया के समान साथ पाती थी। तो वो कहती है कि जहां पर भी कहीं भी अगर उनको लगता था कि जैसे ही उनको एकदम से कि उनको किसी की जरूरत है, तो भक्तन को एक साये की तरह अपने साथ वो हमेशा पाती थी। देश की सीमा में युद्ध बढ़ते हुए
देख जब लोग आतंकित हुए तब भक्तन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने पहुंचे थे। जब देश की सीमा में आतंक बढ़ रहा था, तो सब जो देश के लोग हैं वो डर रहे थे, तो भक्तन के जो बेटी दामाद थे वो उसको उसके नाती को लेकर, यानी कि नाती कौन होता है, जो बेटी का बेटा होता है, ठीक है ना। तो नाती को लेकर के वहां पर आप पहुंचे भक्तन को लेने के लिए, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। उन्होंने बहुत समझाया, बहुत बुझाया कि चलो अब हमारे साथ घर चलो, हमारे साथ रहो, तो तब भी वो उनके साथ नहीं गई। सबको वह देख आती, रुपया पैसा भेज देती, पर उनके साथ रहने के लिए मुझे छोड़ना, मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है। तो वो कहती है लेखिका कि वो उनसे मिलने चली जाती थी, उनको पैसे दे देती थी, रुपया पैसा जो चाहिए था वो दे देती थी और उनसे मिलकर आ जाती थी। और लेकिन वो कहती है कि उनके साथ रहने के लिए उसे मेरा साथ छोड़ना आवश्यक था, मेरा साथ, लेकिन वो जो कि संभवतः भक्तन जीवन के अंत तक स्वीकार भक्तन को नहीं होगा। वो कहती है कि अगर उनके साथ, अगर वो अपने बेटी या दामाद के साथ जाती है, तो उसको उनके लिए मेरा साथ छोड़ना पड़ेगा, मतलब मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा, जो शायद भक्तन को मंजूर नहीं था, यानी कि उसको अच्छा नहीं लगता था और अंत तक शायद जीवन के वो स्वीकार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। देखिए छोटे छोटे गद्यांश हैं और उनके छोटे छोटे ही प्रश्न हैं, यानी कि बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, पहाड़ी तंग रास्तों पर भक्तन महादेवी वर्मा से आदि क्यों चलती थी। तो जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जैसे जो पहाड़ी रास्तों पर चलना जो है हर एक इंसान की बात नहीं होती, हर एक इंसान जो है पहाड़ी रास्तों पर उस तरह से नहीं चल पाता है, ठीक है ना। तो वहां पर वो कि किस तरह से लकड़ी को नीचे ठोक करके कैसे पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ा जाता है, वो उनको सिखाती थी, इसलिए वो हमेशा उनके आगे रहती थी। और गांव की पगडंडी पर महादेवी के पीछे भक्तन के चलने का कारण बताइए, कि गांव की जो पगडंडी थी वहां पर वो उनके पीछे चलती थी, ताकि क्योंकि वो एक प्लेन रास्ता था और वहां पर जो है वो अपनी मालकिन को आगे रखती थी। युद्ध के दिनों में भक्तन गांव क्यों नहीं गई, युद्ध के दिनों में भक्तन गांव क्यों नहीं गई, क्योंकि देखिए जिस तरह से उसके परिवार के लोग उसकी चिंता करते थे, उसी तरह से वो जो है अपनी जो मालकिन है उनकी चिंता करती थी। वो उसको बिल्कुल भी ये चीज स्वीकार्य नहीं थी कि वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में महादेवी वर्मा का साथ छोड़े, इसीलिए वो गांव नहीं गई। परिवार वालों के साथ भक्तन का व्यवहार कैसा था, परिवार वालों के साथ जो है भक्तन का जो व्यवहार है वो एक तरह से अच्छा था। वो क्या करती थी कि मतलब एक तरह से जो औपचारिक व्यवहार होता है, यानी कि वो उनको देख कर आ जाती थी, और मतलब ऐसा बहुत ज्यादा उसका लगाव जो है नहीं रह गया था। जब से उसके साथ काफी सारी चीजें हुई थी, तो वो देख कर आ जाती थी, रुपया पैसा भेज देती थी, कुशल पूछ लेती थी, और लेकिन हमेशा के लिए वो रहने नहीं जाना चाहती थी। और वह लकड़ी रखने के मचान पर, तो यहाँ पर कभी कभी वो सबको देख आती थी, पर वो उनके साथ रहना पसंद नहीं करती थी। तो इस तरह से देखिए ये गद्यांश क्लियर होता है। अब नेक्स्ट गद्यांश को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, इन गद्यांशों को मैंने छोड़ दिया था ताकि आप जो है इनको घर से पढ़कर आए और समझे। गत वर्षों में जब युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी थी। अब देखिए यहाँ पर नया जो है गद्यांश हम पढ़ रहे हैं कि इसी युद्ध का जो भूत था, यानी कि जिससे लोग डरते थे, इसने वीरता के स्थान पर, यानी कि लोगों के मन में वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी थी, यानी कि लोग अपनी जगह छोड़ छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे। तो तब जो है भक्तन ने पहली ही बार सेविका की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने वो आई थी, यानी कि खास तौर पर शहर छोड़कर लोग जो है अपने गांव में बस रहे थे। जैसे आपने देखा कोविड जो थी, कोरोना महामारी के टाइम पे भी लोग जो है शहरों को छोड़ छोड़कर अपने गांव में रहना पसंद कर रहे थे, क्योंकि शहरों में बहुत ज्यादा बीमारी का प्रकोप जो है फैल गया था। तो जब युद्ध के दौरान युद्ध के भूत ने जब वीरता का स्थान, युद्ध के भूत में जब वीरता का स्थान जो है पलायन ने ले लिया, यानी कि लोग अब
हार मान चुके थे और लोग जो है पलायन वृत्ति जो है लोगों के अंदर जगा दी थी इसने। तब भक्तन ने पहली बार सेविका की विनीत मुद्रा में, यानी कि पहली बार ही सेविका की विनीत मुद्रा में जो है वो गांव चलने का अनुरोध करने के लिए आई और उन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर कही। उन्होंने कहा कि वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे लिए कपड़े रख देंगी। तो वो कहती है कि क्योंकि गांव में तो इतनी फैसिलिटी है नहीं कि अलमीरा नहीं है या ऐसे आपको कपड़े सजाने के लिए जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो जो लकड़ी रखने वाला मचान होता है ऊपर, तो वहां पर वो अपनी धोती बिछाएगी और उस पे वो उनके कपड़े जो है रख देंगी। दीवारों पर कीले गाड़कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देंगी। दीवार जो है उन पे कीले गाड़ेंगी और उनमें इस तरह से तकिए जैसे स्लैब होता है ना, वैसे जो है तख्ते लगाकर उसको स्लैब जैसा बनाकर उस पे किताबें रख देंगी। धान के पुआल का गोदरा बनाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे लिए सोने का प्रबंध करेगी। वो बताती है कि जो धान का पुआल होता है, आपने देखा होगा पहले के टाइम में लोगों के पास कंबल गद्दे जो एक तरह से नहीं हुआ करते थे, वो क्या करते थे, धान के पुआल बनाते थे। जो धान होता है ना, धान को छिटक कर उसमें से धान जो है निकाल लिए जाते थे और उसका फिर जो पुआल बचते थे, यानी कि जो घास बचती थी, उसको किसी कवर के अंदर डालकर जो है गद्दा बनाया जाता था और फिर उसमें जो है सोया जाता था। तो वो कहते हैं कि धान के पुआल का अच्छा सा गोदरा बनाकर और उस पे अपना कंबल बिछाकर वो उनके सोने का प्रबंध कर देंगी और मेरे रंग स्याही आदि को नई हांडियों में सजोकर रख देंगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्रित कर देंगी। वो बताती है कि वो उनकी जो रंग है, स्याही है, उनको नई नई हांडियों में रख देंगी और जो कागज है उनको यथाविधि एकत्रित करके छीके में रख देंगी। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा, मतलब जैसे अब उनको एक फोर्स वो कर रही थी कि गांव चल लो अब थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे माहौल जो है खराब हो गया है और मैं गांव में आपका पूरा प्रबंध जो है कर दूंगी। पूरा जो है आपका सामान कहाँ पर रहेगा, आपके कपड़े कहाँ पर रहेंगे, आपके कागज, आपकी कलम, आपकी स्याही, आपके रंग कहाँ पर रहेंगे, मैं पूरा इंतजाम उसका कर दूंगी। तो देखिए, लेखिका और भक्तन में आप किसे अधिक साहसी मानते हैं और क्यों? तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है कि लेखिका और भक्तन में से आप किसे साहसी मानते हैं? तो देखिए वो कहते हैं कि यहाँ पर आंसर है कि हम लेखिका जो है उनसे अधिक जो है भक्तन को ज्यादा साहसी मानते हैं, क्योंकि हम युद्ध का डर लेखिका को विचलित कर गया परंतु भक्तन को नहीं। इस डर से लेखिका अन्यत्र रहने को तैयार हो गई। यानी कि एक तरह से जब भक्तन के परिवार वाले उन्हें लेने आए थे तो वो नहीं गई, ठीक है ना, लेकिन लेखिका को जब इस तरह से उन्होंने फोर्स किया तो वो तैयार हो गई। लेखिका के मन में क्या वृत्ति आई और उसका क्या कारण था? देखिए, लेखिका के मन में पलायन की वृत्ति आई और इसका कारण था युद्ध का भूत। भक्तन ने लेखिका से क्या आग्रह किया? तो भक्तन ने जो लेखिका से आग्रह किया, विनीत मुद्रा में आग्रह किया कि वह उनके साथ गांव चलने, एक बार गांव जरूर उनके साथ चले। और भक्तन ने उन्हें क्या क्या कार्य करने का आश्वासन दिया? भक्तन ने लेखिका को क्या क्या कार्य करने का आश्वासन दिया? तो भक्तन ने लेखिका को सारे के सारे जो काम होते हैं, जैसे कौन कौन से काम जो यहाँ पर शहर में होते हैं, वो वहां पर वो उनके लिए किस तरह से करेंगी, उन सभी का आश्वासन दिया, जो मैंने अभी आपके लिए यहाँ पर पढ़कर सुनाए थे। जैसे लकड़ी रखने वाले मचान पर वो नई धोती बिछाकर कपड़े एक तरह से रख देंगी, ठीक है ना, और दीवार पर कीले गाड़कर उन पर तख्ते रखकर किताबें रख देंगी, सोने के लिए धान के पुआल का गोदरा बना देंगी और रंग स्याही आदि को नई हांडियों में रख देंगी, कागज पत्तर को सही तरीके से छीके पर संभाल देंगी। तो ये उन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर कही थी। और अगला गद्यांश देखिए, हमने यहाँ पर पढ़ लिया था, जो बाकी के ये थे ये मैंने आपको होमवर्क में दिए थे कि आप इन्हें करें। तो ये कुछ गद्यांश हमने यहाँ पर पढ़े थे और यानी कि ये जो टोटल हमने गद्यांश पढ़े ये हमारे
14 गद्यांश यहाँ पर थे, यानी कि 14 गद्यांश हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर से रिलेटेड पढ़े, पूरे के पूरे पाठ से संबंधित हमने यहाँ पर पढ़े। और अब तो मैं आशा करती हूँ कि लगभग अभी तक आपको सारे का सारा चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो चुका होगा पूरा। अब कहीं से भी कोई गद्यांश आता है, कोई भी प्रश्न आता है, आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। और एक चीज जो है, पाठ और लेखिका का नाम, ये मैं आपको शुरुआत से कहती हूँ कि जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़े, चाहे वो आपके काव्य खंड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके गद्य खंड से रिलेटेड हो, कभी कभी तो प्रश्न नहीं आता है, लेकिन कभी आपका ये प्रश्न आ जाता है कि उपयुक्त गद्यांश या उपयुक्त काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक का या कवि का नाम लिखिए। ठीक है ना। तो इतना सा इजी सा प्रश्न है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब से शुरुआत से, जब से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मैं रोजाना बता रही हूँ कि चैप्टर का नाम है भक्तन और लेखिका है महादेवी वर्मा जी। तो इस तरह से ये लास्ट वाला जो गद्यांश था वो हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट इस पूरे के पूरे चैप्टर का, यानी कि यहाँ पर यही चीज जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आती है अक्सर। अब देखिए, दो तरह से यहाँ पर एक ही प्रश्न को दिया गया है, तो सोचिए ये आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार जो है रिपीट हुआ है। और पहले से देखिए कैसा है और दूसरा प्रश्न देख लीजिए, दोनों में से किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है, लेकिन आंसर आपका सेम होगा। जैसे भक्तन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, ये प्रश्न आप देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स के, अगर आप सैंपल पेपर उठाकर देख लेंगे, 6 ईयर्स के आप सैंपल पेपर उठाकर देख लेंगे, तो आपको देखेंगे कि ये रिपीट हुआ है बार बार। 6 क्या, आप उससे ज्यादा ईयर्स के भी सैंपल पेपर देख लेंगे तो ये प्रश्न जो है कई बार रिपीट हुआ है। तो भक्तन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, और भक्तन को ये नाम जो है किसने दिया होगा और क्यों दिया होगा। ठीक है, सेम प्रश्न लेकिन थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है, आंसर सेम होगा। भक्तन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया है एक प्रश्न दो जगह से। ठीक है, भक्तन अपना नाम क्यों छुपाती थी और भक्तन को ये नाम किसने और क्यों दिया। तो भक्तन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी। ठीक है, अर्थात लक्ष्मी। और आपको पता है कि जो लक्ष्मी नाम होता है वो किस तरह का होता है, समृद्धि का सूचक होता है, यानी कि धन संपदा का सूचक होता है। और लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नाम है उसके साथ बिल्कुल भी गुण नहीं मिल रहे, क्योंकि भक्तन के जो कपाल की कुंचित रेखाएं हैं, मैंने शुरुआत से ही आपको बताया कि उसमें जो है सुखों का अभाव है। भक्तन की कपाल की कुंचित रेखाएं जो है, कुंचित रेखाएं का मैंने क्या बताया था कि जब सिकुड़ जाती है माथे की रेखाएं एक टाइम पे जब सिकुड़ जाती है तो उसको कहते हैं कपाल की कुंचित रेखाएं। तो परंतु यहाँ नाम के साथ गुणों का गुण नहीं मिलते हैं, यानी कि लक्ष्मी जो है वो बहुत ही गरीब और कर्मठ और एक तरह से बहुत ही ज्यादा समझदार है। वह जानती है कि समृद्धि का सूचक यह नाम गरीब महिला को शोभा नहीं देता, क्योंकि वो जानती है कि ये जो लक्ष्मी नाम है ये तो समृद्धि का सूचक है, सुख समृद्धि धन वैभव का प्रतीक है। लेकिन ये मुझ जैसी गरीब और दुखियारी, जैसे हमने कहा कि उनके जीवन के 4 परिच्छेद जो अभी तक हमने पढ़े, कहीं पर भी बहुत ज्यादा सुख उन्हें नहीं मिला है अपने जीवन के परिच्छेदों में। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि भक्तन का ये जो समृद्धि सूचक नाम है ये उनको शोभा नहीं देता है, और एक तरह से उनके नाम व भाग्य में बहुत बड़ा विरोधाभास है। यानी कि जैसे जिस तरह का नाम है उस तरह का उनका भाग्य नहीं है, यानी कि उनके नाम और उनके भाग्य में काफी विरोधाभास है। वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी है, उसके समाज में उसके नाम को सुनकर
लोग उसका उपहास ना उड़ाएं कि किस तरह की इसकी कंडीशन है और किस तरह का इसका नाम है, ये सोचकर कि समाज में लोग उसका उपहास ना उड़ाएं, इसीलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छिपाती थी। और भक्तन को यह नाम लेखिका ने दिया था। किसने दिया था? लेखिका ने दिया था भक्तन को ये भक्तन नाम। क्यों दिया था? उसके गले में कंठी माला और मुंडे हुए सर, जब पहली बारी वो आई थी तो उन्होंने देखा उनके गले में जो थी वो कंठी की माला थी, कॉटन की उन्होंने धोती पहनी हुई थी सूती, और बाल जो है मुंडाए हुए थे। तो ये सब देखकर उन्होंने उनको भक्तन नाम दिया। और जिस तरह से उसमें जो सेवा भावना थी, कर्तव्य परायणता थी, ये सब कुछ देखकर उन्होंने उनको भक्तन नाम दिया, और उस नाम को पाकर वो बहुत ज्यादा गदगद हो गई, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। तो अगला प्रश्न है, देखिए, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। अक्सर ऐसी ही घटनाओं को अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत है? तो देखिए, यहाँ पर जब उसके 2 या 3 कन्या रत्न उसको प्राप्त हुए, तो उसके बाद भी जो है भक्तन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा एवं जो पुत्र महिमा में अंधी थी उन जेठानियों द्वारा उपेक्षा का शिकार बनी। आपने देखा होगा किस तरह से वो अपने काक भुसुंडी जैसे जो उसके उनके बेटे थे, उनको वो किस तरह से दूध का राब डालकर उनको खाना खिलाती थी, और एक तरह से उनकी पूरी सेवा की जाती थी। लेकिन भक्तन की बेटियां जो है उनको बाजरे की घुंगरी खिलाई जाती थी और उनसे घर का पूरा काम जो है करवाया जाता था। तो यहाँ पर जब उनके 2 या 3 कन्या रत्न पैदा होने पर भी भक्तन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा उपेक्षा का शिकार बनी। तो ऐसी ही घटनाएं अक्सर इस धारणा को चलाती है जो अक्सर समाज में चलती है कि स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इस बात से काफी हद तक, क्योंकि आपने देखा यहाँ तक उसकी जो सास थी, जिस तरह का उसका उसके साथ परिवार में व्यवहार होता था, क्योंकि अगर उसकी सास या जेठानियां चाहती तो शायद ऐसा व्यवहार उसके साथ परिवार में नहीं होता। ठीक है ना? तो 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा एवं उपेक्षा का शिकार बनी, क्योंकि जो भक्तन की सास थी उसने 3-3 पुत्रों को जन्म दिया था। ठीक है ना? और उसके बाद जेठानियां भी पुत्रों को जन्म देकर अब सास की बराबरी करना चाहती थी, यानी कि एक बार के लिए पुरखिन का पद हासिल वो करना चाहती थी, यानी कि अब जो है वो चाहती थी उसी मचिए पर विराजमान होना जहां पर उनकी सास रहती थी। ऐसी स्थिति में भक्तन द्वारा सिर्फ कन्याओं को जन्म देने से उसकी उपेक्षा होने लगी, यानी कि परिवार में कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था। कहते थे कि ये लीक से हटकर चलने वाली है। ठीक है ना? कि जैसे जैसे सास जो है 3-3 कमाऊ पुत्रों की माँ है, और 2 जेठानियां हैं, दोनों के ही भले ही काले काले काक भुसुंडी जैसे पुत्र है, लेकिन पुत्र है। ठीक है ना? तो जब क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उस टाइम पे जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक था, यानी कि जो है जो पुरुष होते थे उनका वर्चस्व था, उनका एक तरह से हर चीज में जो है उनकी ही चलती थी। तो ऐसी स्थिति में भक्तन द्वारा सिर्फ कन्याओं को जन्म देने से उसकी उपेक्षा यहाँ पर होने लगी। परिवार में कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, परिवार में सारा काम जो है उससे कराया जाता था। यहाँ तक कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जो है जैसे उसकी बेटियां जो थी उसको उनसे बहुत सारी हेल्प करवाई जाती थी, उससे उनसे गोबर खपवाना, पानी निकलवाना, पानी मंगाना, बहुत सारा काम करवाते थे। और जो बच्चे थे, जो लड़के थे, उनसे कुछ भी काम नहीं करवाते थे, उनको अच्छा अच्छा खाना दिया जाता था, दूध की मलाई दी जाती थी, दूध का राब दिया जाता था, दही दिया जाता था। तो यहाँ पर जो है ये काफी हद तक कहा जा सकता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, क्योंकि देखिए जो उनकी माँ है, ठीक है ना, एक स्त्री होकर अगर वो दूसरी स्त्री का दुख नहीं समझेगी, एक स्त्री होकर, क्योंकि उसको पता है चाहे उसने बेटी पैदा की है चाहे उसने पुत्र पैदा किया है, तो ये पहली बात तो ये स्त्री के हाथ में है नहीं कि ये सारी चीजें कि पुत्र होगा या पुत्री होगी।
ठीक है। और दूसरी बात कि उसने कितने कष्ट, कितनी परेशानियां, कितनी दिक्कतें झेलकर ये इन बच्चों को जन्म दिया है, इन जो तो और सारे घर का वो काम करती है, सबको वो एक तरह से खुश रखने का प्रयास करती है। तो फिर भी उसकी सास, उसकी जेठ जेठानियां जब उसके साथ इस तरह का व्यवहार करती हैं, तो ये काफी हद तक सही माना जाएगा कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। और भक्तन को उसके पति से अलग करने के लिए अनेक षड्यंत्र भी सास और जेठानियों ने किए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक भक्तन का जो पति था वही जो है अपनी बड़े बाप की बेटी यानी कि अपनी जो पत्नी है उसको खूब अच्छे तरह से जानता था, उसकी कर्मठता को, उसके साहस साहस को, और साथ ही क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक तरह से काम, बहुत मेहनती थी, वो बहुत ज्यादा काम कर्मठ थी, संघर्षशील थी। तो वो अपनी पत्नी को अच्छे से जानता था और वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। तो इस तरह से पूरा का पूरा सपोर्ट था उसका अपनी पत्नी के लिए। तो इस कारण भी उसकी जो जेठानियां थी, सास थी, उससे जलती थी और बहुत सारे षड्यंत्र उन्होंने करे एक तरह से अपने उसके पति से उनको अलग करने के। और देखिए एक नारी जो है दूसरी नारी के सुखों को देखकर खुश नहीं होती है। पुत्र ना होना, संतान ना होना, दहेज आदि सभी मामलों में भी नारी ही समस्या को गंभीर बनाती है। अब देखिए कि अगर पुत्र नहीं हो रहा है या संतान नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए ये जो है ये पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोसेस है, ये पूरी तरह से एक जो है किसी के भी हाथ में नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए अगर एक नारी ही दूसरी नारी को नहीं समझेगी, नारी ही दूसरी नारी को सपोर्ट नहीं करेगी, और दहेज दहेज जो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अब देखिए जो चाहे वो सास है, चाहे वो बहू है, चाहे वो कोई भी है परिवार की महिला, तो वो भी तो शादी करके ही उस घर में आई है और उसको पता है कि किस तरह से एक जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, कैसे वो खास तौर पर वो बचपन से ही क्यों बेटियों के पैदा होने पर इतना ज्यादा दुख जो है मनाया जाता है कि कैसे अब इसका विवाह किया जाएगा, और विवाह भी करेंगे तो किस तरह की डिमांड जो है लड़के वाले रखेंगे। तो इसी चीज से जो है लोग डरते हैं कि बेटियां ना हो, ठीक है ना। और क्योंकि कैसे डिमांड होगी, सामने वाला क्या डिमांड रखेगा, क्या मांग कर देगा, ठीक है ना। तो अगर इन सब चीजों पे महिलाएं ही अगर इसके बारे में सोचे, परिवार में अगर सास है, ननद है, जेठ जेठानियां है, अगर वही इस चीज को सोचें कि हम भी एक स्त्री है, हमारे माता पिता ने भी हमें किस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया, किस तरह से हमारी शादी की, किस तरह से हम यहाँ पर एडजस्ट हुए हैं, किस तरह से हमने अपना परिवार संभाला, तो तब वो दूसरों के दुख को जो है समझ पाएगी। और ये जो मामले जो है एक तरह से बढ़ने के बजाय कम होंगे। लेकिन वो तो क्या करती है, उसी समस्याग्रस्त महिला को ताने दे देकर उनका जीना हराम कर देती है। कई बार जो है कुछ महिलाएं जो है खुद से कुछ नहीं करती, लेकिन वो इतना ज्यादा सामने वाले को फोर्स कर देती है कि वो आत्महत्या पर, आपने देखा होगा कि दहेज से संबंधित जो मामले होते हैं उनमें कई बार जो है जो नव विवाहिता होती है वो कई बार सुसाइड कमिट कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। तो दूसरी तरफ पुरुष को भी गलत कार्य करने के लिए उकसाती है। नवविवाहिताओं को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाली भी स्त्रियां ही होती हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि अगर देखिए परिवार की महिला अगर सही है, परिवार की जो एक तरह से कहते हैं ना जो नींव होते हैं हमारे पुरखिन, हमारे दादा दादी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो जिस तरह से अगर महिलाओं की सोच अगर अच्छी है तो फिर परिवार अच्छा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न 3 है, इसमें देखिए भक्तन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, क्योंकि अब देखिए स्त्री का मानवाधिकार क्या है कि वो विवाह करे या ना करे और किससे करे, ठीक है ना। क्योंकि उसकी भी मर्जी होनी चाहिए कि उसको विवाह करना है या नहीं करना है या किसके साथ करना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल जबरदस्ती ये विवाह हुआ था। तो कि स्त्री के मानवाधिकार की स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है कैसे, ठीक है। इसी का एक दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भक्तन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना स्त्री के मानवाधिकारों को कुचलने की परंपरा का प्रतीक है। इस कथन पर तर्क सम्मत टिप्पणी कीजिए। तो जो कुछ भी वहां पर हुआ, मैंने आपको पूरी सिचुएशन यहाँ पर डिटेल में समझाई थी उस टाइम पर भी जब हम चैप्टर रीड कर रहे थे और गद्यांश के माध्यम से भी।
तो जो कुछ भी यहाँ पर हुआ था वहां पर आपने अपना एक तर्क सम्मत आपने उसमें बात रखनी है कि जैसे भक्तन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। अब देखिए ये सब कुछ ये समाज को दिखाने के लिए था कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनाई जाए कि जो समाज जो है वो ये सोच ले कि कुछ ऐसा गलत हुआ है और उसके बाद जो है इसको कलयुग का क्योंकि आज के टाइम को सब बुरा बना देते हैं, ठीक है ना। अरे समय ही ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। ये तो समय के कारण हो रहा है क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है। इंसान को नहीं देखा जा रहा है, उसकी गलतियों को नहीं देखा जा रहा है कि ये तो समय ही ऐसा चल रहा है। आजकल तो सभी ऐसा कर रहे हैं, सभी ऐसा चल रहा है सब कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है परंतु जो पंचायत ने वहां पर अपीलहीन एक फैसला दिया, उसने तीसरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया और यह सरासर स्त्री के मानवाधिकारों का हनन है। यानी कि यहाँ पर ना तो उसकी बात सुनी गई, ना उस पर कोई विचार विमर्श किया गया और जबरदस्ती जो है उसका विवाह उसके साथ कर दिया। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा जो है इसमें बातें हुई हैं और इसमें तर्क सम्मत उत्तर जो है इनकी आपने अपना तर्क भी रखना है, सही है या गलत है या किस तरह से। तो ये एक प्रश्न और है जो आपका बहुत बार जो है रिपीट होता है, इसे जरा पढ़िए और घर पर इसको हल करने का प्रयास कीजिए। भक्तन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो भक्तन के बारे में आपने जितनी चीजें लेखिका से सुनी है आप उनको इस तरह पॉइंट वाइज, ठीक है ना, देख सकते हैं आप, जरा एक बार नजर डाल सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न आपका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी करें। तो इस तरह से चैप्टर हमारा आज यहाँ पर लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। हमने चैप्टर को पाठ्य पुस्तिका से पढ़ा, गद्यांश के माध्यम से पढ़ा और इस तरह से पाठ्य पुस्तिका से संबंधित हल भी किए। अब आपके ऊपर आपका होमवर्क है कि जितने भी प्रश्न यहाँ पर शेष हैं उनको घर से करने का प्रयास करें। चैप्टर में कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई प्रश्न समझ में ना आ रहा हो, जैसे मैंने कहा इस तरह के कुछ प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और रिपीट होते हैं हर साल एग्जाम में, तो उनको जरा अच्छे से कर लें और कहीं पर कोई डाउट हो तो जरूर क्लियर करें। हमारा सेशन जो है आज यहीं पर समाप्त होता है चैप्टर के साथ। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।